नमस्ते, जय हिंद। विश्लेषण के एक और अध्याय में आपका स्वागत है और आज बड़ा ही सुखद है समाचार। देखिए, भारत अब मिलिट्री एयरक्राफ्ट बनाने की कगार पे है। ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और वो भी गुजरात में। इससे लाखों जॉब्स तो बनेंगे ही, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मेक इन इंडिया एक मुहिम जो पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पे लगे हुए हैं, इसके लिए सबसे बड़ी शायद स्वर्णिम, इसको मैं कहूँगा कि क्राउनिंग मोमेंट शायद ये है। ब्रजेश कुमार सिंह, वरिष्ठ पत्रकार और एडिटर कन्वर्जेंस, हमारे साथ हैं। आप भी मानेंगे क्या ब्रजेश बाबू, खुश तो बहुत होंगे आप, क्योंकि एक चीज़ जिसको कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि सारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बंद हो जाएं, आज हम कहीं उस लेवल पे पहुंचे कि धीरे धीरे अपने खुद का सामान खुद बना रहे हैं। मुझे लगता है कि आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि देखिए, आपने ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज की चर्चा की। इंडिया में ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज जो है काफ़ी बड़े पैमाने पर बनी थी और ख़ास तौर पर सेकेंड वर्ल्ड वार का अगर आप पीरियड याद करिए, उस समय जो है इंडिया से डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी बड़े पैमाने पर होती थी। लेकिन देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को और उसके बाद से जो माइंडसेट था वो ये था कि हमें दुनिया में किसी से लड़ना भिड़ना है नहीं, कोई हम पर हमला करेगा नहीं, हम पर पंचशील, गुटनिरपेक्षता, इन तमाम चीज़ों में आस्था रख रहे थे। यहाँ तक की बात एक समय ये भी हुई कि क्या भारत को सेना रखने की ज़रूरत भी है क्या? हम पर कौन आक्रमण करेगा? कौन हम पर आक्रमण करेगा? और हम तो जो है शांति और अहिंसा की बात करने वाले लोग हैं, तो हमें तो ज़रूरत भी नहीं है। हालात ये थे कि धीरे धीरे न सिर्फ फौज जो है, जो इस देश का जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था उसमें उसको लगातार नीचे गिराया गया, बल्कि हमने उस पर ध्यान भी नहीं दिया, चूँकि हम मान के चल रहे थे कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है। 1962 में हमारी नींद अचानक खुली और वो भी तब जबकि चीन ने करारा थप्पड़ हमें मारा। वो चीन जो कि आपको भुलावे में रखने के लिए, जब वो चुपचाप तिब्बत पर कब्ज़ा कर रहा था और कहाँ आपको तिब्बत के लिए खड़ा होना चाहिए था, आप चीन नाराज़ ना हो इसलिए आपने चुपचाप तिब्बत का अतिक्रमण जो है, चीन का जो अतिक्रमण था तिब्बत पर, जो पचाने की प्रवृत्ति थी, आप उस पर आंख मूंदे रहे। हालांकि उस पर चेतावनी ज़रूर कुछ लोगों ने दी, जिसमें कि सरदार पटेल भी थे, कि ये पाप हमें महंगा पड़ेगा। लेकिन हम खुश करने की कोशिश करते रहे चीन को। यहाँ तक कि सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल की जो परमानेंट सीट थी वो भारत को ऑफर की गई थी, वो भी हमने चीन को पकड़ा दी। जब 1962 में चीन ने अचानक हमला कर दिया, तब लगा कि भाई हमारे सेना की तो कोई प्रिपेयर्डनेस ही नहीं है। आप याद करिए, जाड़े का मौसम था और उस मौसम में हमारी फ़ौज को जो है वह नेफा के इलाके में, जो आज हम अरुणाचल प्रदेश कहते हैं, एक तरफ नेफा दूसरी तरफ लद्दाख, इन दोनों तरफ जो है चीन का अटैक हुआ। नेफा में ज़्यादा वो एग्रेसिव था, तो हमारे सिपाही जो थे, हमारे जो जवान थे, वो तो पीटी सूज में उन पहाड़ियों पर चढ़े जहाँ पर कि कोई मोटरेबल रोड नहीं थी, जहाँ पर कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो अपना वेपन, और वेपन भी आप सेकंड वर्ल्ड वार के ज़माने का इनफील्ड राइफल, इनफैक्ट सेकंड वर्ल्ड वार भी नहीं, फर्स्ट वर्ल्ड वार के राइफल्स थे सर, उनके साथ वो मुकाबला करने के लिए गए, जहाँ पर कि चीन ने पूरी की पूरी अपनी मॉडर्न आर्मी उतारी हुई थी। सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सारा का सारा स्टोरेज था। जाहिर है उसमें वही होना था जो कि दुनिया की अगर आप मिलिट्री हिस्ट्री पर निगाह रखें तो होता है कि अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हैं, और ख़ासतौर पे कहते हैं कि अगर आपने शांति काल में युद्ध के लिए तैयारी नहीं की है तो फिर आपका हश्र बुरा ही होने वाला है। भारत को शर्मनाक पराजय, और एक तरह से स्वतंत्र भारत के इतिहास की वह पहली और आखिरी शर्मनाक पराजय थी, जो कि भारतीय सेना को अपनी कमजोरियों की वजह से नहीं, इस देश की तत्कालीन पॉलिटिकल लीडरशिप की अदूरदर्शिता और तैयारी न होने के कारण झेलनी पड़ी। बहुत शर्मनाक मोमेंट था वो। उसके बाद से जाहिर हम लोग नींद से जागे, लेकिन हमने आत्मनिर्भरता की कोशिश नहीं की। हम बड़े बड़े जो इक्विपमेंट्स थे, जो वेपनरी थी, जो एयरक्राफ्ट्स थे, वो हमने विदेशों से आयात किए। और आपको पता है कि वह मैकेनिज़्म ऐसा था जिसमें कि आपको हमेशा, जो ख़ासतौर पर अगर आप सत्ता में हैं तो दलाली खाने की पूरी गुंजाइश थी, जिसका एक तरह से कल्मिनेशन आप बोफोर्स में आकर इतने बड़े पैमाने पर हुआ, और जिसकी शुरुआत जीप घोटाले से हो गई थी। तो जीप घोटाला टू बोफोर्स अगर आप देखेंगे तो यह जो रक्षा सौदे में जो दलाली जो है, और ये क्यों, इसलिए क्योंकि आप जो है इंपोर्ट करते थे। अब आप देखिए कि वहाँ से एक समय जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का जो इतना बड़ा जाल था और भारत जो है उस समय इतने बड़े पैमाने पर आर्मामेंट तैयार कर रहा था, उसकी जगह हम सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट पे डिपेंडेंट हो गए। वहाँ से आज का दिन, और आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि पहली बार प्राइवेट सेक्टर में आप फाइनल असेंबली लाइन
मतलब जिसमें कि आप न तमाम पार्ट्स बना रहे हैं बल्कि उसको असेंबली कर रहे हैं और वहाँ से वो एयरक्राफ्ट जो सो फ्लाई करने जा रहा है इस कंडीशन में। इस तरह का ये पहला वाक़या है जो कि आपको आज़ादी के 75 वर्षों बाद नसीब हुआ है। और कौन? ये भी एक सुखद संयोग है कि यह उस बड़ौदा में हुआ है जिसको कि आज की तारीख में हम बड़ोदरा कहते हैं, और आज़ादी के पूर्व जो बड़ी रियासत थी बड़ौदा रियासत, उसका एक तरह से मुख्यालय भी वडोदरा शहर है, जिसके बड़े ही आप कह सकते हैं कि दूरदर्शी महाराजा थे सयाजी राव गायकवाड़ थर्ड, जिन्होंने कि न सिर्फ राष्ट्रीयता की भावना कूट कूट कर भरी। आप याद करिए महर्षि अरविंद से लेकर अंबेडकर, इन सभी लोगों को बैक करने वाले जो है वह सयाजी राव गायकवाड़ थे। यही नहीं, 1911 का जब दिल्ली दरबार हुआ था तो वो महाराजा थे, जबकि देश के बाकी जो देसी जो हमारे राजा थे वो कहाँ पूरे तरीके से वो घुटने में गिर जाते थे। इन्होंने एक तरह से कंप्लीट डिफाइंट स्टेज में आए थे उस दरबार में और छड़ी घुमाते घुमाते आए और पीठ मोड़ कर चले गए। उस तरह के महाराजा उनके शहर में, उनके अपने इलाके में जो है यह प्लांट आकार लेकर आया है और जिसका एक उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने स्पेन के जो प्राइम मिनिस्टर उनके साथ किया है। तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर यह गर्व का दिन है और भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से बहुत बड़ा दिन है। देखिए, एक बात कि आज हम कम्युनिकेशंस सैटेलाइट्स बना रहे हैं, स्पेस कम्युनिकेशंस में आगे निकल गए हैं। धीरे धीरे हमने वेपन्स AK-203 बनाने की कवायद शुरू की है, एक डिफेंस कॉरिडोर की रचना हो रही है। ये C-295 के अलग अलग मायने बताए जा रहे हैं। एक एयरक्राफ्ट को बनाना आसान नहीं है, उसको बनाने में समय लगता है, और जिस तरीके का एयरक्राफ्ट हम बना रहे हैं वो एक यूटिलिटी एयरक्राफ्ट है, मिलिट्री यूटिलिटी एयरक्राफ्ट है। ये सब कितना ऐड करेगा। और दूसरी बात कि हवाई जहाज़ के इस मैन्युफैक्चरिंग में मैन आवर्स भी लगते हैं या वर्क आवर्स लगते हैं, तो हमारे पास एक लेबर फोर्स भी तैयार होगी जिसको कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। इसके कुछ आंकड़े हैं? देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग आंकड़े हैं। अगर आप देखें, आपने कहा कि किसी भी एयरक्राफ्ट का निर्माण कोई इक्का दुक्का उपकरण या जो है सो टूल्स नहीं होते हैं। हज़ारों जो है जो टूल्स जो होते हैं उनको आप जब असेंबल करते हैं तब जाकर एक एयरक्राफ्ट आकार लेता है। इसमें अगर हम सीधे सीधे एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें, जो आंकड़े उभर कर आ रहे हैं वो ये है कि 3000 लोगों को तो सीधे सीधे डायरेक्ट रोजगार मिलने वाला है। इसके अलावा 15,000 लोगों को इनडायरेक्टली मिलेगा, क्योंकि आप ध्यान रखिए कि इस तरह की आप एयरक्राफ्ट छोड़ दीजिए ना, यहाँ तक कि अगर कोई कार मैन्युफैक्चरिंग का भी जो प्लांट अगर कहीं लगता है तो उसके साथ एंसिलरीज का जो एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ता है, जिसमें कि OEM इंडस्ट्री भी जी हाँ, जिसमें कि हज़ारों लोगों को रोजगार मिलता है। तो यही मामला अगर आप जो है अगर एक जीप, एक कार के उत्पादन में इस तरह का इकोसिस्टम क्रिएट हो सकता है, तो आप एक एयरक्राफ्ट, वो भी मिलिट्री एयरक्राफ्ट, वो भी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, अगर उसको अगर बनना हो और आप सोचिए कि उसकी पूरी प्रक्रिया, ये नहीं कि कोई एक चीज़ आप कर रहे हैं, आप मतलब आप सोचिए एक एक पार्ट बनाना, फिर उसको जो है सो अपनी लाइन में लेके जाना, फिर उसको तैयार करना, मतलब जो ईच एंड एवरी प्रोसेस जो होती है वो करना। तो ऑब्वियसली जो है सो आपने मैन आवर्स की बात की, ये जो है सो हज़ारों नहीं लाखों घंटे का है मामला। और जो सीधे सीधे रोजगार मिलने का मैंने बताया, 3000 लोगों को सीधा सीधा रोजगार मिलने वाला है, 15,000 लोगों को पर एयरक्राफ्ट है ये। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। और ये जो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग फिगर है। और ध्यान रखिए कि 40 ऐसे एयरक्राफ्ट जो है इस सीरीज़ के C-295, जो कि वैसे तो एयरबस जो है वह स्पेन में बनाती है, लेकिन 40 जो सो यहाँ बनने हैं, सिर्फ 16 वहाँ से आएंगे। तो अपने आप में जो है भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए ये बहुत बड़ी घटना है, और वो भी प्राइवेट सेक्टर में। आप ध्यान रखिए कि इसको हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड नहीं बना रहा है, जिसके पास छोटे मोटे एयरक्राफ्ट बनाने का जो है अनुभव रहा है, लेकिन ये प्राइवेट सेक्टर में ये अपनी तरह की पहली घटना है जिसमें कि कोई चीज़ जिस आप ध्यान रखिए कोई बहुत बहुत तेज़ी से ये सारा का सारा कुछ हुआ है। 2022 में एक तरह से इसके लिए भूमि पूजन हुआ और हम 2024 में इसकी बात कर रहे हैं कि हाँ जी उद्घाटन हो गया। तो टाटा एडवांस सिस्टम्स जो है वह कंपनी है, वह यूनिट है जो कि एयरबस के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को कर रही है। और इसका शुरू होना प्राइवेट सेक्टर में डिफेंस एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग जो है, यह इतनी बड़ी घटना है कि यह बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट हो सकती है जो हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग है, ख़ासतौर पर एयरक्राफ्ट रिलेटेड, उसको आगे लेकर जाने के लिए। और मुझे लगता है कि शायद JRD टाटा की आत्मा को, या इवन मैं कहता हूँ कि रतन टाटा की आत्मा को भी आज बहुत खुशी मिल रही होगी, जिन्होंने कि भारत में एक तरह से कह सकते हैं एविएशन की शुरुआत की जी। और वो एविएशन जो है
आप उस जो सिविल एविएशन जो था वहाँ से जाकर न सिर्फ आप आज हम जो है सो मिलिट्री एविएशन अगर आप ध्यान देखें उसके हिसाब से बहुत बड़ी घटना है जिसमें कि आप एयरक्राफ्ट बना रहे हैं। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं, छोटी मोटी घटना तो नहीं है। लेकिन एक आपने टाटास की बात की तो नैनो भी गुजरात में शुरू हुआ, पहले बंगाल में होना था पर गुजरात में, और नैनो से लेकर एयरक्राफ्ट वो भी टाटा, और मतलब सबसे छोटी कार से लेकर जो है सो आप हवाई जहाज, इतनी बड़ी हवाई जहाज, इतने बड़े हवाई जहाज, वो भी मिलिट्री एयरक्राफ्ट, यूटिलिटी एयरक्राफ्ट है, तो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, तो बड़ा एयरक्राफ्ट है। पीएम ने भी रतन टाटा जी को याद किया। ये संजोग की बात है कि ये सब गुजरात में ही हो रहा है या इसके पीछे भी कोई कारण है, और वडोदरा क्यों चुना गया? देखिए जहाँ तक बड़ौदा का सवाल है, एक तो आप लोकेशन देखें, दूसरा आप वर्कफोर्स देखें, तीसरा आप ये भी ध्यान रखें कि वहाँ पर ऑलरेडी जो है एक बड़ा बेस है इस तरह की चीज़ों का। आप मिलिट्री का भी वो बेस है, हाँ, एक एयरबेस भी है। हाँ। एयरबेस भी है। बड़ौदा जो है सो इस देश के सबसे पुराने एयरपोर्ट्स में से एक है, और इसका भी कारण है। कारण क्या है? वहाँ जो जिस बड़ौदा रियासत की मैं चर्चा कर रहा था, एक संजोग और मैं आपको बता दूँ, प्रधानमंत्री मोदी जो है उस प्लांट का उद्घाटन करने गए। बड़ौदा शहर जो है एक समय की जो बड़ौदा रियासत थी उसका मुख्यालय था जी, ठीक है। आप ये भी ध्यान रखें कि वो कहाँ गए, जो है वो जो द्विपक्षीय वार्ता जो हुई, हाँ। वह हुई बड़ौदा में लक्ष्मी विलास पैलेस के अंदर। ये लक्ष्मी विलास पैलेस आप देखिए किसी भी भारतीय को गर्व हो सकता है। विंडसर पैलेस का नाम पूरी दुनिया लेती है, ऐसे लगता है कि अरे भगवान क्या चीज़ है। विंडसर की तुलना में यह 3 गुना बड़ा पैलेस है। जस्ट इमेजिन करिए उसकी साइज़। दूसरे अगर उसके फीचर्स बताऊं, चूंकि स्पेन के प्रधानमंत्री वहाँ थे, स्पेन के बड़े मशहूर कलाकारों की पेंटिंग्स वहाँ लगी हुई, और जब हमने पेंटिंग्स की बात की तो भारत के इतिहास में, खासतौर पे मॉडर्न हिस्ट्री में, जो सबसे मशहूर पेंटर रहे, जिन्होंने कि एक तरह से सनातन संस्कृति को अपनी कला के जरिए लोगों के जहन में बिठा दिया कि भगवान शंकर कैसे होते हैं, भगवान राम कैसे होते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, या दुर्गा जी कैसी होती हैं, या फिर जो है पार्वती कैसी होती हैं। जिस अकेले आदमी ने ये सब कुछ विजुअलाइज करके आपको दे दिया अपनी कला के सारे, राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा वहाँ लंबे समय तक महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड के टाइम में वहाँ के कोर्ट पेंटर रहे, जबकि वो खुद एक रियासत के वो प्रधान थे। आप इमेजिन करिए। तो राजा रवि वर्मा का सबसे बड़ा कलेक्शन उस बड़ौदा की जो पैलेस है, लक्ष्मी विलास पैलेस, उसके अंदर है। तो बड़ौदा का एक संजोग आप ये भी है। बड़ौदा का एक दूसरा संजोग मैं आपको ये भी बता दूं कि आप याद करिए, जब 2014 में पहली बार नरेंद्र मोदी पीएम कैंडिडेट थे और लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, तो उन्होंने जो पहला नॉमिनेशन फाइल किया था वो बड़ौदा से किया था, बड़ौदा लोकसभा सीट से। दूसरा नॉमिनेशन उन्होंने वाराणसी से किया। उसके बाद बात अलग है कि दोनों जगह से जीते, बड़े मार्जिन से जीते, लेकिन उन्होंने वाराणसी को कंटिन्यू करने का फैसला किया और बड़ौदा को छोड़ा। वैसे अगर उनके जीवन से बड़ौदा के संबंध की मैं बात करूं तो प्रचारक दिनों में जब वो संघ के प्रचारक थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, तो लंबे समय तक वो बड़ौदा शहर में रहे। तो काफ़ी गुजरात की जो एक तरह से कल्चरल कैपिटल भी कहा जाता है बड़ौदा को। तो एक तो महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड, और मैं आपको ये भी किस्सा आगे बताऊंगा कि महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड से मोदी किस तरह का इंस्पिरेशन लेते रहे हैं, इसको उन्होंने बहुत खुलकर बोला है। तो ऐसे बहुत सारे संजोग हैं, और बड़ौदा खुद अपने आप में बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल बेस भी है। दूसरी कनेक्टिविटी, तीसरा जो है स्किल्ड मैन पावर, ये सारी ऐसी चीज़ें रही जिसकी वजह से जो है उसको। और आप ये भी ध्यान रखें कि जिस टाटा ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, टाटा ग्रुप भी मूलतः गुजराती ग्रुप है। टाटा ग्रुप के जो फाउंडर थे जमशेदजी टाटा, उनका अपना जन्म नवसारी में हुआ था। और मैं आपको बताऊं, नवसारी का भी कनेक्ट बड़ौदा के साथ, नवसारी भी जो है वह बड़ौदा रियासत का हिस्सा था जी। तो कहीं ना कहीं घूम फिर के कहीं ना कहीं सारे तार जुड़ते हैं। तो आपने सयाजीराव गायकवाड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की, तो ये किस्सा क्या है, इसमें क्या ये कनेक्शन कहाँ से, और वो सयाजीराव गायकवाड़ से क्यों, और द थर्ड सयाजीराव गायकवाड़ द थर्ड से क्यों प्रेरणा लेते हैं? चूँकि आपको रॉयल फैमिलीज़ में पता है कि एक ही नाम जो है कई शासकों का हो सकता है वंश परंपरा में। जैसे कि मान लीजिए सयाजीराव थर्ड इसलिए क्योंकि उनके पहले भी 2 सयाजीराव उस बड़ौदा के अंदर हुए थे। तो इसलिए इस तरह की परंपरा रही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। वैसे ही जैसे कि आप ब्रिटिश मोनार्की में देखें कि वहाँ जॉर्ज पंचम, जॉर्ज थर्ड, जॉर्ज ऐसे होते हैं। तो सयाजीराव थर्ड जो थे, जिनको सयाजीराव तृतीय हम कहते हैं, उनको जो है अडॉप्ट किया गया था। और ये अडॉप्शन जो है सो इसलिए हुआ था कि महारानी जमुनाबाई, वो जो उस समय के महाराजा जो थे, उनकी वो पत्नी थी, महारानी थी, चूँकि उनको कोई संतान नहीं थी,
तो चूँकि किसी भी रियासत में आपको पता है कि जो अगर अगला शासक अगर होना है तो अगर नेचुरल नहीं है तो फिर आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो उनने गायकवाड़ ख़ानदान से ही जो है वह जो महाराष्ट्र में वो परिवार रहता था वहाँ से 3 बच्चों को बुलाया था। छोटे छोटे बच्चे थे और जिन महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड का फाइनली सिलेक्शन हुआ वो तो उसमें छोटे से बालक थे, 12 साल के थे। तो जब उनसे पूछा गया कि आप किस लिए बड़ौदा आए हो, तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ शासन करने के लिए आया हूँ। और ये जवाब इतना कॉन्फिडेंट जवाब था कि महारानी जमुनाबाई इम्प्रेस हो गई और फिर अडॉप्ट कर लिया गया। प्लान ये बना, और चूँकि बड़ौदा जो है देश की बड़ी रियासत थी और ब्रिटिश शासन था उस समय, और आपको पता है कि उस समय 2 तरह का इंडिया होता था, एक तो ब्रिटिश इंडिया और दूसरा प्रिंसली इंडिया। ब्रिटिश इंडिया जिसमें कि ब्रिटिश गवर्नमेंट सीधे शासन करती थी, जैसे कि उस समय का यूनाइटेड प्रोविंस जिसको हम आज के उत्तर प्रदेश के तौर पे जानते हैं, या फिर बिहार या बंगाल या फिर सेंट्रल प्रोविंस, इन पर जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट सीधे सीधे रूल करती थी। लेकिन जो इंडियन इंडिया था जिसको हम प्रिंसली इंडिया भी कहते थे, उसमें सिर्फ 3 ऐसे सब्जेक्ट थे जो कि आपके कम्युनिकेशन, डिफेंस एंड एक्सटर्नल अफेयर्स, जिसको कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है ओवरसी करती थी। अदरवाइज जितने भी महाराजा थे वो अपने इंटरनल अफेयर्स में स्वतंत्र थे। तो इसलिए जो है जो प्रिंसली इंडिया का एक बड़ा हिस्सा जो था बड़ौदा रियासत, जिस बड़ौदा रियासत के अंदर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना जो गृह शहर है वडनगर, वो भी आता था। वडनगर भी, जी हाँ। और प्रधानमंत्री आज के दिन अमरेली भी गए थे, वो अमरेली भी जो उसी बड़ौदा रियासत का हिस्सा। तो वहाँ पर जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, और चूँकि आपको याद होगा उसमें ब्रिटिश रेजिडेंट का सिस्टम होता था, और दीवान जो है सो बेसिकली आज का जो हम प्राइम मिनिस्टर की अगर बात करें उस तरीके से दीवान परफॉर्म करते थे शासन का रूटीन कामकाज। तो ये तय किया गया कि ये जो 12 साल की उम्र का जो बच्चा है जिसको अडॉप्ट किया गया, ये जब 21 साल का हो जाएगा तो इसको रूलिंग पावर्स दिए जाएंगे। लेकिन अब चूँकि जब 17-18 साल के जब हुए तो फिर इस बात को लेकर आलोचना होने लगी कि भाई ब्रिटिश सरकार जानबूझकर जो है सयाजीराव थर्ड को रूलिंग पावर नहीं दे रही है। तो फिर ये हुआ कि नहीं, चलो अगले 1 साल के अंदर जो है वह जो है हम सत्ता सौंप देंगे, यानी जैसे ही वो 18 वर्ष के होंगे सत्ता सौंप देंगे। अब हुआ यूँ कि अब चूँकि उन्होंने एक 5 साल का शेड्यूल बना रखा था, अब जो अगले 4 साल का जो पूरा का पूरा ट्रेनिंग था उसको आपको साल भर में कर्टेल करना था। तो उसमें जो है करीब 150 इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स जो कि शासन के अलग अलग विषयों पर होते थे, जिसमें कि जस्टिस था, एडमिनिस्ट्रेशन था, पर्सनल रिलेशंस थे, ये तमाम चीज़ें थी, उसको एक्सपर्ट्स के ज़रिए जो है उस एक तरह से कह सकते हैं किशोर को घोटाने की कोशिश की गई, ताकि वो जो है जब वो उसको रूलिंग पावर मिले तो इन सभी चीज़ों में वो प्रवीण हो। तो उसमें जो दीवान थे उस समय के सर टी माधव राव, उन्होंने करीब 46 लेक्चर खुद दिए थे महाराजा को शासन के अलग अलग विषयों के बारे में, और वो लेक्चर्स ही बाद में बुक फॉर्म में कंपाइल हुए और वो माइनर हिंट्स के तौर पे जाने गए। फाइनली 18 साल की उम्र में जो है सयाजीराव गायकवाड़ को रूलिंग पावर्स मिली और महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड के तौर पर वो पूरे देश दुनिया में जाने गए। सबसे नेशनलिस्ट महाराजाओं में से एक थे। रिकॉर्ड उन्होंने 58 साल तक शासन किया। आप ध्यान रखिए कि जो है सीधे 1939 में जब उनकी डेथ हुई तब जो है जाकर उनके शासन का सिलसिला ख़त्म हुआ, और इस दौरान उनके सारे बेटे मर गए। तो सीधे सीधे सत्ता जो है उनके ग्रैंडसन के पास गई, जो महाराजा प्रताप सिंह थे। तो वह देश और दुनिया में जाने गए अपनी राष्ट्रभक्ति की वजह से। ब्रिटिश शासन भले ही था, लेकिन वह क्रांतिकारियों को, और ख़ासतौर पे जो आप गरम दल की जो बात करते हैं, जो इस देश में जो जी उनके जो है सो बहुत बड़े सपोर्टर थे। यही नहीं, महर्षि अरविंद को तो उन्होंने लंबे समय तक बैक किया, स्वामी विवेकानंद उनको उन्होंने सपोर्ट किया। तो ये जो बड़े नेशनलिस्ट मिजाज के थे और ग्लोब ट्रॉटर भी थे, क्योंकि क्या था कि ब्रिटिश सरकार से उनकी बनती नहीं थी और उनका दम घुटता था, तो फिर वो अपना बहुत ज़्यादा समय वो विदेश में भी गुजारते थे। लेकिन अपने शासन को उन्होंने इतना प्रोग्रेसिव बनाया कि आज हम लोग विमेन एजुकेशन की बात करते हैं, आज हम पढ़ाई की बात करते हैं। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड ने अपने समय में, आप सोचिए 1882 में उन्होंने गर्ल्स एजुकेशन को कंपलसरी किया, वो भी अपने सबसे बैकवर्ड इलाके से। अपने रियासत के हर गांव में उन्होंने लाइब्रेरी का मूवमेंट चलाया, हर गांव में लाइब्रेरी खड़ी की। आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी और राज्यसभा में एजुकेशन पे बात कर रहे थे, तो उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि गायकवाड़ी इरा में या उसका प्रभाव ये है कि आज भी हमारे यहाँ जो 80-85 साल की जो महिला है वह कम से कम 11वीं पास होगी, भले आज की नई बच्ची जो है 6वीं के बाद स्कूल न गई हो। इस तरह का एजुकेशन पर उनका इंसिस्टेंस था। तो उन्होंने शासन को श्रेष्ठ शासक क्या हो सकता है इसका मॉडल पेश किया। इसीलिए जब बड़ौदा से नॉमिनेशन फाइल करने के लिए गए थे नरेंद्र मोदी 2014 में, उन्होंने खास तौर पर
जिक्र किया था सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड का कि अगर शासक कैसा हो, श्रेष्ठ शासक कैसा हो, अगर इसकी प्रेरणा लेनी हो या एग्जाम्पल सेट करना हो तो हमें सयाजीराव से सीखना होगा। ये जो है सो बड़ा खास कनेक्ट है। उन्होंने यहाँ तक कि उनकी जो किताब है, जो माइनर हिंट्स, जो उनके लिए एक तरह से ट्रेनिंग मैनुअल था, वो गुजराती में शासन सूत्र के तौर पे छपता है। मैं आपको जस्ट बता दूं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि गुजरात में जो भी नया IAS ऑफिसर आता है उसको सबसे पहले जो है वो, आप एक तरह से कह सकते हैं कि शासन की गीता का दर्जा उस पुस्तक को हासिल है, वो भेंट की जाती है कि भैया इसको पढ़ लो, तुम्हारे काम आएगा। तो ये कनेक्ट रहा है। शासन सूत्र को खुद नरेंद्र मोदी ने बड़ी गहराई से आत्मसात किया हुआ है और महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड के बहुत बड़े वो फैन रहे हैं, उनके विचारों से वो प्रेरित होते रहे। बल्कि उन्होंने एक बार कहा भी था कि सयाजी और शिवाजी ये दो ऐसे लोग हैं जिनसे कि मैंने सीखा है कि श्रेष्ठ शासन क्या होता है। तो ये बढ़िया इतिहास के पन्नों में से कुछ आप किस्से लेकर के आए, वेरी इंटरेस्टिंग वंस। बट मैं थोड़ा आज के मौजूदा परिस्थितियों पे आना चाहूँगा। ये C-295 के बनने का, मेक इन इंडिया पर, और ये जो एक एफर्ट PM ने शुरू की थी, कई लोगों ने इसका मजाक भी उड़ाया था कि देखिए आपका तो मेक इन इंडिया फेल हो गया। 2015 में जब आपने इसको लॉन्च किया था, कहा 2-4 साल के बाद फेल हो गया। PM का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पेट प्रोजेक्ट रहा है क्योंकि वो चाहते हैं कि भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब बने। मेक इन इंडिया के अगर आप इसको ही देखेंगे, जो मैस्कॉट है वही यंत्रों से बना हुआ है, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस था। क्या इस C-295 प्रोजेक्ट से उसको बहुत बल मिलेगा? क्या और भी विदेशी कंपनियां अब प्रोत्साहित होंगी कि भाई भारत में काम हो रहा है और फटाफट हो रहा है? 2022 में ये होता है, शिलान्यास होता है और ये हो गया, फैक्ट्री तैयार हो गई, अप एंड रनिंग हो गई। तो क्या आपको लगता है कि मेक इन इंडिया को इससे बल मिलेगा? देयर विल बी अदर कंपनीज व्हिच विल बिलीव। काफ़ी बल मिलेगा और मुझे लगता है कि इसके लिए 2-4 चीज़ों को, मतलब अगर आप देखेंगे तो अंदाज़ा लग जाएगा। कभी किसी ने सोचा था कि भारत इतने बड़े पैमाने पर डिफेंस एक्सपोर्ट करेगा? आज अगर आपको ये पता चले कि भारत अमेरिका को डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहा है इक्विपमेंट्स की, तो शायद हम बिलीव नहीं कर पाएंगे। यूरोपियन कंट्रीज को कर रहा है, बिलीव नहीं कर पाएंगे। किसी ने सोचा था आज से 10 साल पहले कि ये नौबत आ सकती है? मेक इन इंडिया इस तौर पर सफल है कि आप नॉर्मल चीज़ें छोड़ दीजिए, आप सामान्य मशीनरी, ये वो प्लांट ठिकान, ये सब, लेकिन जो है डिफेंस, जिसमें कि हमारी इंपोर्ट पर इतनी अधिक डिपेंडेंसी रही थी, जिसमें कि हम ज़्यादातर चीज़ें इंपोर्ट से ज़्यादा बड़ा इंपोर्ट बिल हुआ करता था। एग्जैक्टली, वहाँ पर आप जो सो आज की तारीख में आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और भी हथियार से लेके गोला बारूद, पता नहीं क्या क्या, ब्रह्मोस मिसाइल भी हमने दी। जी हाँ, और इन सभी अमेरिका को एक्सपोर्ट करना, मतलब कल्पना से परे था कि कभी ये दिन भी आएगा। लेकिन ये आज की तारीख में सच्चाई है। तो मुझे लगता है कि आज जो C-295 की जो आपने बात की, जो प्लांट का फाइनली इनाग्रेशन हो गया, अपने आप में वो बहुत बड़ा सिग्नल है कि भारत का जो ये मेक इन इंडिया का मुहिम है वो किस ऊंचाई तक पहुंच गया है। इसके मैं 2-3 और आपको एग्जांपल दे सकता हूं। कभी आपने सोचा था कि इस देश में जो इंडेक्स बेस्ड फंड्स हैं, चूँकि आज की तारीख में जो भारतीय हैं वो म्यूचुअल फंड के जरिए काफ़ी अधिक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको ये ध्यान में होगा कि आज की तारीख में डिफेंस इंडेक्स फंड वह बन चुका है और लोग बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप पिछले 2 साल इंडियन स्टॉक मार्केट को देखें तो सबसे ज़्यादा जिन कंपनियों के शेयरों ने छलांग लगाई, उनमें सारी की सारी डिफेंस रिलेटेड कंपनी आती है। अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स से लेके कोचिन से प्याड, आप देख लीजिए। मतलब ये चीज़ इतनी जो है प्रोमिनेंट रही कि फाइनली कई सारी म्यूचुअल फंड कंपनीज ने अपने डिफेंस इंडेक्स फंड लॉन्च कर दिए। इंडिया में डिफेंस इंडेक्स जो है, जो तमाम इंडेक्स है निफ्टी से लेके तमाम, उसमें डिफेंस इंडेक्स भी निफ्टी का एक है। तो ये मुझे लगता है कि ये अपने आप में इस बात का सिग्नल है कि हम लोग मेक इन इंडिया को किस लेवल पर लेकर गए हैं। पर क्या इसकी वजह से, एक आप कह रहे हैं कि इंपोर्ट बिल कम हो रहा है, एक्सपोर्ट बिल बढ़ रहा है, पर हमारा प्रोक्योरमेंट भी क्या हमें बेहतर करने का एक अवसर मिलेगा कि अगर हमें जब हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लोकली हम मैन्युफैक्चर करना शुरू करें, भले ही प्राइवेट प्लेयर्स ही सही, हमारा प्रोक्योरमेंट थोड़ा सस्ता हो जाएगा और हमें जितने एयरक्राफ्ट चाहिए प्रायोरिटी पे हमें मिल सकेंगे। निश्चित तौर पर, क्योंकि देखिए पहले क्या होता था कि आप एयरक्राफ्ट ही नहीं, मैं तो बाकी सबकी बात, पहले क्या होता था कि आप सीधे सीधे बाहर से खरीद के लाते थे, लोकली उसको मैन्युफैक्चर करने पर कोई जोर नहीं होता था। आज जो है सो जिन सेक्टर्स में अभी भी हमारी ऐसी कंडीशन नहीं है कि हम खुद बना सकें, उसमें कम से कम ये इंश्योर कर रहे हैं कि उसका मैन्युफैक्चरिंग जो है इंडिया में लाया जा सके। और इसके लिए हम जब एग्रीमेंट करते हैं तो हम स्पेसिफिक प्रोविज़न करते हैं कि नहीं जी,
इतनी चीज़ें तो यहीं बनेंगी। इससे क्या होगा कि इससे जो सो आपका डोमेस्टिक बेस जो है वो मजबूत होता चले जाएगा। आप ध्यान रखें कि सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं शामिल है, उसके पूरे लाइफ साइकिल की मेंटेनेंस भी है। तो ये अपने आप में, पहले क्या होता था कि इवन आपके सिविल जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनके भी एमआरओ सर्विसेज देश से बाहर होती थी, आपको एक जो पीरियोडिक चेक के लिए बाहर भेजना पड़ता था। आज जो सो एमआरओ सर्विसेज जो है खुद इंडिया में जो है काफ़ी विकसित हो चुका है और ये अपने आप में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो ये जो आज C295 की बात कर रहे हैं, इसमें सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं शामिल है, उसके पूरे लाइफ साइकिल तक जितने भी एमआरओ रिलेटेड सर्विसेज हैं, जितने भी जो सो चेक्स हैं, वो सारे के सारे यही होंगे। यह अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी है जो मुझे लगता है। जी, वो पहले कहा जाता था कि बंदूक तो हम खरीद लेते हैं, गोलियों पर ही हमको पैसा, हमारा बैंड बच जाता है, क्योंकि बंदूक तो फ्री में आता है, गोलियां जब भी आपको रिवाइज करनी पड़ती हैं उसके चार्जेस हमको लगते हैं। तो हम अब गोलियां बना रहे हैं, साथ में अब मेंटेनेंस में स्पेयर पार्ट का ही खर्चा सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए स्पेयर पार्ट नहीं बदलते तो एयरक्राफ्ट नहीं यूज़ होते थे। तो कई बार एक कहा भी जाता था, किस्सा हुआ करता था कि आधे से ज़्यादा स्क्वाड्रन में ही पड़ा हुआ है, क्योंकि ग्राउंडेड होते थे, ग्राउंडेड स्पेयर्स नहीं होते थे। अब स्पेयर्स यहाँ बन रहे हैं। तो ये मेक इन इंडिया का किस्सा थोड़ा समय लगा, देर थोड़ा लगा, लेकिन दुरुस्त हो रहा है अब। विजय जी, मज़ा आया बात करके, थैंक यू। हमें बहुत अच्छा लगा, और जो सो एक ऐसे विषय पर बातचीत आज जिसमें कि हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। जी बिल्कुल, धन्यवाद। नमस्ते।